क्या हाल है बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 1 खत्म किया था। 2 दिन से वीडियो नहीं आई है। बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 2 भी नहीं डला है अभी तक। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं डल पाया था। बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 2 में मोस्ट प्रोबेबली कल दोपहर तक डल जाएगा। उसमें थोड़ा काम बाकी है, अभी वो चल रहा है, कंटिन्यू है। लेकिन फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, हमने अमाइन से कन्वर्जन का पार्ट खत्म कर लिया है। तो फिलहाल में हम क्या करने वाले हैं, अमाइंस का जो थ्योरी पोर्शन है ना वो भी डाल देते हैं। तो अमाइंस का एक पूरा आपका प्लेलिस्ट बन जाएगा, जिससे बोर्ड्स के लिए आपके सारे क्वेश्चन सब चीजें हो जाएंगी उसी चीज से। ठीक है, तो बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। अमाइंस की बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक ज्यादा पढ़ेंगे हमें। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि अभी लास्ट टाइम बच रहा है और वैसे प्रेशर आप लोगों पे बहुत ज्यादा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में अमाइंस की थ्योरी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो अमाइंस के लिए क्वेश्चन अगर हम बोले कि अमाइंस होते क्या है, भाई बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमारा वही है ना, व्हाट आर अमाइंस। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, चलेंगे बेसिक से लेके जितना हो सकता है कि हम सारा क्वेश्चन कवर कर पाए एक ही वीडियो में। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन ना रहे या कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना आए जो आपका इस वीडियो में से ना आए। ठीक है, बाकी मैंने अपने कन्वर्जन वाला पार्ट अलग किया हुआ है, तो वो आपको देखना मैंडेटरी है क्योंकि अमाइन से कन्वर्जन आएगा ही आएगा। ठीक है, श्योरिटी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका। तो व्हाट आर अमाइंस? अमाइंस आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, यानी ऐसे कंपाउंड जिनका ओरिजिन अमोनिया से ही हुआ है। ठीक है, अमाइंस आर बेसिकली ओरिजिनली जो होते हैं वो अमोनिया ही होते हैं। हम अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप से अगर हम कर दें तो जो कंपाउंड हमको मिलता है उसको हम अमाइंस बोलते हैं। क्लियर हो ये बात? और सिंपल से समझते हैं कैसे। देखो, जैसे ये आपका अमोनिया है, ठीक, NH3 ये होता है अमोनिया। इसके अंदर अगर एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक एल्काइल और एराइल ग्रुप से कर दिया जाए, एराइल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात चल रही है यहाँ पर, रिप्लेसमेंट कर दिया जाए तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका? इट मे बी RnH2 और इट कैन बी एरोमेटिक कंपाउंड एंड NH2। ठीक, अगर एक ही हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप से तो उसको हम कंसीडर करते हैं प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी अमाइन। अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए एल्काइल और एराइल ग्रुप से, दो हाइड्रोजन या फिर दो एराइल ग्रुप रिप्लेस हो जाए आपके अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन से, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अमाइन। यानी सेकेंडरी अमाइन क्या हो सकता है आपका? इट कैन बी R2NH और AR2NH। तो ये आपका सेकेंडरी अमाइन हो गया। क्लियर हुआ? टर्शियरी अमाइन का मतलब क्या हुआ? दैट मींस कि अगर हम तीनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें अमोनिया के तो उस कंडीशन में जो कंपाउंड बनेंगे क्या हो सकते हैं आपके? तो लिखते हैं उनको भी R3N, यानी तीनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, नॉट अ सिंगल हाइड्रोजन इज प्रेजेंट देयर। ओके, सो इट इज AR3N। तो दे आर कंसिडर्ड एज टर्शियरी अमाइंस। इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत ही सिंपल था। और एक सिंपल ट्रिक अगर आपको आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इतनी बेसिक चीजें आपको नहीं याद हो रही है, हो जाता है कई बार, ठीक है, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। एक सिंपल सा फंडा बना लेते हैं इसको याद करने का। कैसे? अमोनिया के अंदर भाई कम से कम एक हाइड्रोजन तो कम होगा अगर आपको अमाइन बनाना है। अगर वहां दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो प्राइमरी, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ तो सेकेंडरी, और अगर तीनों ही हाइड्रोजन नहीं है वहां पर, सिंगल हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है नाइट्रोजन के साथ, तो आपका टर्शियरी अमाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया? सिंपल क्लासिफिकेशन याद रहा। तो अगर कैसे याद कर ले, दो हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन होंगे तो प्राइमरी, एक हाइड्रोजन होगा तो सेकेंडरी, और जीरो हाइड्रोजन होंगे तो टर्शियरी। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आपको बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था, फटाफट से नोट कर लो, फिर इसका नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट?
चलिए इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं अभी, मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 दिन बाद मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स डाल दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, और एक वीडियो डालूंगा मैं जिसके अंदर एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो वो प्लीज देखना, और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो ना, तो प्लीज वो असाइनमेंट्स कर लीजिए। आई मेक श्योर कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 90% पेपर आपका उन्हीं असाइनमेंट में से आएगा। हर एक चैप्टर के लिए एक असाइनमेंट डाला हुआ होगा, वो आपको घर बैठ के सॉल्व करना होगा। आपके डाउट्स होंगे तो आप उस टाइम डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, सॉरी कमेंट्स में डाल दीजिएगा उस टाइम पे, वीडियो जब मैं डालूंगा आपका, ठीक है। फिलहाल हम थ्योरी कवर करते हैं अमाइंस की। चलो तो अब हम क्या कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। इसका नॉमेनक्लेचर बहुत आसान सा नॉमेनक्लेचर है, अलग अलग कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी अमाइंस के लिए। पहले प्राइमरी अमाइंस के लिए 2 तरह की नेमिंग होगी, कॉमन नेमिंग भी और आईयूपीएसी नेमिंग भी। तो कैसे पढ़ते हैं इसको देखो। कॉमन नेम जो हम इसका बनाते हैं वो बनाते हैं एल्काइल अमाइन, और आईयूपीएक नेम जो हम इसका बनाते हैं, आईयूपीएसी नेम जो बनाते हैं इसका, वो बनाते हैं एल्केन अमाइन। प्राइमरी अमाइन अभी बताया था कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसा अमाइन जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन हो। नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कार्बन के हाइड्रोजन काउंट नहीं करने यहाँ पे। प्राइमरी अमाइन ऐसा अमाइन जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन हो। यानी बेसिक एग्जांपल हमने क्या बताया था यहाँ पर, आपका बेसिक फॉर्मूला RnH2। तो एग्जांपल्स कर लें कुछ इसके, ठीक है। चलिए एग्जांपल CH3NH2, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 एग्जांपल कर लेते हैं इसके, इजी है बहुत। C2H5NH2, ठीक। चलिए तो इसका नाम क्या जाएगा आपका। अगर कॉमन नेम हम लिखें, इसका कॉमन नेम हम लिखें तो देखिए, तो एल्काइल अमाइन, तो एल्काइल के लिए कितने कार्बन है यहाँ पर आपके पास, एक कार्बन के एल्काइल मिथाइल। तो नाम क्या बनेगा आपका, सिंपली मिथाइल अमाइन। और अगर हम आईयूपीएसी नेम पर जाएं इसके, तो आईयूपीएसी नेम में क्या होगा, एल्केन अमाइन, एक कार्बन के एल्केन, मीथेन अमाइन। सिंपल है, तो लिख लेते हैं इसका नाम मीथेन अमाइन। क्लियर हुआ। यहां बनाइए नाम इसका। अगर इसका कॉमन नेम हम बनाएं तो 2 कार्बन का एल्काइल क्या हुआ, इथाइल। तो नाम क्या बनेगा आपके पास, इथाइल अमाइन। और आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा इसका, इथेन अमाइन। इजी है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर सेकेंडरी के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लो फटाफट से। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए सेकेंडरी अमाइंस के लिए हम पढ़ते हैं आईयूपीएसी नेम कैसे बनाने हैं आपके। डरने वाली बात नहीं है, इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बहुत अच्छा वेटेज लेके आता है आपका ऑर्गेनिक के अंदर। चलिए पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइंस के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, R2NH, यानी नाइट्रोजन के पास केवल एक हाइड्रोजन होगा। क्लियर हो गया। चलो तो अब इसकी नेमिंग पढ़ते हैं। यहां पर ये जो हो सकता है आपका, इट कैन बी मिक्स्ड और इट कैन बी डिफरेंट। इसका मतलब क्या है, ठीक है।
सपोज अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखें इसकी स्ट्रक्चर, तो R और H जो एल्काइल ग्रुप हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, एक ग्रुप R हो और दूसरा ग्रुप R डैश हो, तो उसमें भी चेंज आ सकता है। तो इसकी नेमिंग कैसे बनाते हैं, ध्यान रखना इन वाले नेमिंग्स में जहां पर आपके दो एल्काइल ग्रुप्स हो, तो एक तो बनेगा आपका उसमें से एल्काइल, हम आईयूपीएसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, डाई एल्काइल बन जाएगा, वरना तो एक बनेगा एल्काइल और दूसरा बनेगा एल्केन, ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर। कैसे, दोनों में से अगर डिफरेंट है भाई, अगर एक एल्काइल दोनों सेम है तो किसी को भी एल्काइल किसी को भी एल्केन बना सकते हो आप, लेकिन अगर यहाँ पर दोनों डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो स्मॉलर ग्रुप होगा, एग्जांपल से समझेंगे, वो एल्काइल बनेगा और जो लार्जर ग्रुप होगा वो आपका एल्केन बनेगा। करते हैं इसके एग्जांपल, देखिए एग्जांपल करते हैं इसका, दोनों ले लेते हैं पहले CH3 and H। अब देखिए दोनों एल्काइल जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ किसी को भी एल्काइल बन सकते हैं, किसी को भी एल्केन, ठीक है। तो इसका नाम क्या जाएगा, जो भी एल्काइल बनता है वो साइड चेन है, और साइड चेन है किसके ऊपर, N के ऊपर, तो नाम बनता है इसका भाई, ये क्या है आपका मिथाइल, और ये भी एक को क्या बनाएंगे हम, मीथेन, तो क्या नाम बनाएंगे, N पे एक साइड चेन है, N मिथाइल मीथेन अमाइन, N मिथाइल मीथेन अमाइन, ठीक है। और अगर दोनों डिफरेंट हो उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, जैसे CH3NH and C2H5। अब देखिए ये लार्जर ग्रुप है तो ये क्या बनेगा आपका एल्केन, क्लियर हुआ। और ये क्या है आपका, ये स्मॉलर ग्रुप है, ये क्या बनेगा आपका एल्काइल, तो मिथाइल जो है आपका वो आपका एल्काइल बनेगा, और जो ये दो कार्बन का क्या बनेगा आपका इथेन। क्लियर हो गई ये बात, तो फटाफट से लिखते हैं इसका नाम। जो साइड चेन है वो कहाँ आएगा, N के बाद, N मिथाइल इथेन अमाइन। क्लियर हुआ। तो अगर दोनों डिफरेंट हो तो स्मॉलर ग्रुप को आप क्या बनाएंगे एल्काइल, और लार्जर ग्रुप को आप क्या बनाएंगे एल्केन, ठीक है। और नॉर्मल है जो एल्काइल ग्रुप बनेगा वो N की एक साइड चेन है, तो पहले आप N लगाएंगे, उसके बाद डैश एल्काइल एल्केन अमाइन, तो वी कैन से नाम जो बनने वाला है आपका वो N एल्काइल एल्केन अमाइन बनने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया। फटाफट से इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो, टर्शियरी अमाइंस के लिए करते हैं, नोट कर लो फटाफट। चलिए पढ़ते हैं टर्शियरी अमाइंस के लिए। टर्शियरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस के केस में कैसे नाम बनाने वाले हैं इसका, पहले टर्शियरी अमाइंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, R3N, यानी अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी पे आपके एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। अब इसमें दो सेम हो सकते हैं, तीनों सेम हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे चांसेस है। तो हम एक ऐसे केस पकड़ लेते हैं जहां आपके एक बार सारे सेम हो, एक बार तीनों डिफरेंट हो, वहां कैसा करना है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, जो छोटा ग्रुप है वो आपका एल्काइल बनेगा और जो लार्जर ग्रुप है वो आपका एल्केन बनेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पर भी। क्लियर हो गई ये बात। तो फटाफट से इसका एग्जाम्पल करते हैं और समझते हैं इसको। अब देखो, जैसे CH3N CH3 and CH3 तीनों सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है एल्केन केवल एक ही बनने वाला है, तो आपके दो एल्काइल बनेंगे और दोनों सेम हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, N की अगर दो एल्काइल बनेंगे डेट मींस दो साइड चेन है और सेम टाइप की हैं, तो रिपीट के लिए हम डाई लगाते हैं, तो N N, ठीक है, दो बार रिपीट हो रही है। जैसे आपको याद होगा कि अगर कोई चीज एक ही कार्बन पर है, 2,2 डाई मिथाइल लगाते थे जैसे, तो ऐसे यहाँ पर NN डाई मिथाइल आएगा, क्या आएगा
NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल। उसके बाद दो तो हमें एल्काइल बनाने, तीसरा में क्या बनाना है, एल्केन। तो उसका क्या जाएगा, मीथेन अमाइन। क्या जाएगा, मीथेन अमाइन। तो एग्जाम में क्वेश्चन एक तो इस तरीके से आ सकता है टर्शियरी अमाइंस के नेमिंग पे। दूसरी क्या प्रोबेबिलिटी है, दो सेम हो आपके एक डिफरेंट हो, जैसे CH3N C2H5NCH3। तो यहां हमको क्लैरिफिकेशन है कि ये दो छोटे ग्रुप हैं, तो ये क्या बनेंगे आपके एल्काइल, और ये लार्जर ग्रुप है तो ये क्या बनेगा आपका एल्केन। तो यहाँ क्या नाम बनने वाला है, NN डाइमिथाइल, और बड़ा ग्रुप जो है वो इथेन है, तो इथेन अमाइन। तो बनाइए तो इसका नाम NN डाइमिथाइल इथेन अमाइन। यानी बेसिकली वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि किसी एक वैलेंसी को हमको एल्केन बनाना है और बाकी जो दोनों वैलेंसी है उसको एल्काइल बनाना है। और उसका एक बहुत छोटा सा फंडा है, जो स्मॉलर ग्रुप है वो एल्काइल बनेगा और जो लार्जर ग्रुप है वो एल्केन बनेगा। उसमें वो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर हो गई आपको ये बात। चलो एक ऐसा एग्जांपल करते हैं जहां तीनों ही ग्रुप डिफरेंट हो। ठीक है, चलो लिखते हैं फिर N, एक लिख देते हैं CH3, एक C2H5 और एक C3H7। तो पहला क्लैरिफिकेशन ये होना है कि जो सबसे बड़ी वैलेंसी हो, जहां सबसे ज्यादा कार्बन हो, उसको आप एल्केन बनाने वाले हो। तो ये बात तो में क्लैरिफिकेशन हो गया, ये बनेगा आपका भाई साहब एल्केन, और बाकी दोनों क्या बनने हैं, एल्काइल। ये भी बात क्लियर हो गई, दोनों छोटे ग्रुप है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक कार्बन का एल्काइल मिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे इथाइल। अब समस्या ये है साहब कि इन दोनों में से पहले कौन सा लिखें। तो IUPAC के बेसिक रूल्स पढ़ के आए हो ना, तो यहाँ लगाएंगे अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में E पहले आता है, तो पहले इथाइल का नाम फिर मिथाइल का नाम। यानी पहले क्या होता, दोनों वैलेंसीज पे सेम टाइप ऑफ ग्रुप जुड़े हुए थे, मिथाइल मिथाइल, तो NN डाइमिथाइल था। लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से लगाएंगे N इथाइल N मिथाइल। क्लियर हो गई ये बात। चलो बनाते हैं इसका नाम, आओ फटाफट। नाम क्या बनने वाला है इसका, N इथाइल, उसके बाद N मिथाइल। तो हमने इसका नाम बना दिया, हमने इसका नाम बता दिया, हमारे पास बचा एल्केन वाला। तो 3 कार्बन है, प्रोपेन अमाइन। क्या नाम बन गया हमारा इसका, प्रोपेन अमाइन। क्लियर हो गया। तो ये हमारी IUPAC नेमिंग हो गई, टर्शियरी वाले की भी। एक बार एरोमेटिक वाले की और कर लेते हैं, 5 एग्जांपल्स करते हैं जिससे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद प्रिपरेशन पे आते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एरोमेटिक करना थोड़ा मुश्किल नहीं है, ठीक है। एरोमेटिक वाले केस में नॉमेनक्लेचर थोड़ा इजी है। खास बात क्या है, NCERT आपका IUPAC और कॉमन नेम बेंजीन रिंग का अगर अमाइन देखें तो उसको एक ही मानती है, ठीक है। दोनों का अगर बेंजीन रिंग पे NH2 जोड़ दिया जाए तो कॉमन नेम भी एनिलीन है और IUPAC नेम भी एनिलीन ही है। और अगर NCERT में एनिलीन दिया हुआ है तो आप भी NCERT का ही मानेंगे और NCERT के हिसाब से एनिलीन ही यूज करेंगे, और कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। चलिए, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए अगर बेंजीन रिंग पे NH2 जुड़ा हुआ हो, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक में आपके प्राइमरी अमाइंस ही हैं सिलेबस में। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्लियरिफिकेशन हुआ। पहली बात तो ये प्राइमरी अमाइन है, और इस कंपाउंड के लिए जो कॉमन नेम है और जो IUPAC नेम है वो दोनों ही सेम है, एनिलीन। NCERT दोनों के लिए एक ही यूज करती है, तो फटाफट से याद कर लो, उसका नाम तो एनिलीन ही रहेगा। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारे रिएक्शन पढ़ने वाले उससे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर प्रिपरेशन पे आते हैं। फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं।
ताकि आपको क्लेरिफिकेशन मिल जाए नाम बनाने कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका NH2, ठीक है। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH NH2 CH2 and COOH, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स ले रहे हैं जहां एक से ज्यादा दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, चाहे वो प्राइमरी हो सफिक्स या फिर सेकेंडरी सफिक्स फाइल में ऐड होते हो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में आपके। क्लियर हुआ? चलो, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हम ले सकते हैं जैसे कि इस तरीके से, थर्ड क्वेश्चन मान लेते हैं। एग्जांपल्स को करते हैं फटाफट, आओ सॉल्व करते हैं। देखो, आपको पता है ये जो आपका बॉन्ड एंगल फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में सिखाया जाता है आपको जीओसी के दौरान जब आप आईपीएससी सीखते हो। अगर इस तरह क्वेश्चन आपको करने नहीं आते तो आपको करना क्या है, बहुत बेसिक सी ट्रिक याद रखो। टर्मिनल्स पर यानी जो एंड पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो होता है, वहां आपको कार्बन कंसीडर करना है। और जहां दो लाइन मीट कर रही है, जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, वहां पर भी आपको क्या मानना है, कार्बन मानना है। कैसे? ये टर्मिनल पॉइंट कार्बन माना, यहाँ कार्बन माना जॉइंट्स पर, यहाँ कार्बन, इस बॉन्ड पे NH2 जुड़ा हुआ तो वहां कार्बन आप कंसीडर नहीं करोगे। अगर खाली है तो कार्बन मानते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की कोई जरूरत नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक ही है यहाँ पर, स्ट्रेट चेन। अब नंबरिंग कहां से करें? फर्स्ट ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, यहाँ फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक। अब क्या नाम बनाना था हमको, एल्कीन अमाइन, लेकिन यहाँ एल्कीन है तो एल्कीन अमाइन हो जाएगा। तो कैसे लिखते हैं इसका नाम? कितने कार्बन है आपके पास? देखो आईपीएससी का एक बहुत बेसिक फंडा होता है, सबसे पहले आप प्रीफिक्स ऐड करते हो। प्रीफिक्स में आपके आते हैं एल्काइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, साइड चेन्स में आते हैं। उसके बाद आप लगाते हो रूट वर्ड। रूट वर्ड में आपके मैथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट ये सब जो होते हैं वो चीज हम पढ़ते हैं। प्लस फिर आते हैं हमारे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में आते हैं आपके एन, इन एंड आइन। सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड है एन एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। देन आपका फाइनली जो आता है इसके बाद वो सेकेंडरी सफिक्स आता है जिसमें हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप, अमाइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब चीजें। क्लियर हुआ? तो बेसिकली आपको जब भी नाम बनाना ना यूपीएससी, तो ध्यान रखना कि ये रूल ब्रेक ना हो, सीक्वेंस हमेशा यही रहेगी नाम की। अब यहाँ पर कोई प्रीफिक्स तो दिख नहीं रहा है तो हम रूट वर्ड पे जाएंगे। रूट वर्ड क्या मतलब, 4 कार्बन के लिए क्या रूट वर्ड होता है, ब्यूट। रूट वर्ड के बाद हमारे पास प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो ब्यूट 3 इन, और पहली पोजीशन पे क्या है, अमाइन, 1 अमाइन। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? यहां चलते हैं, स्ट्रेट चेन है, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, प्रायोरिटी किसको दें? प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होता है, उससे ज्यादा कुछ बुक्स में सल्फोनिक एसिड दिया हुआ है जो कि होता भी है, लेकिन कुछ बुक्स नहीं कंसीडर करती हैं। तो फिलहाल हम कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्स्ट पे मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। अब यहाँ पर देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं, तो किसी को एक को सफिक्स बनाते हैं जब ऐसा होता है, किसी एक को बनाते हैं प्रीफिक्स। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर होता है वो सफिक्स बनता है आपका, और जो नीचे की तरफ होता है उसको बनाते हैं प्रीफिक्स। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से COH फर्स्ट पोजीशन पे, तो वो बनेगा सफिक्स। क्या बनने वाला है, ये सफिक्स, यानी नाम के बाद में जुड़ेगा। और ये क्या बनने वाला है आपका, प्रीफिक्स। अमाइन के लिए प्रीफिक्स जो हम यूज करते हैं वो करते हैं अमीनो। क्या यूज करते हैं, अमीनो। और उसके लिए सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। टोटल 6 कार्बन है, तो नाम क्या बनने वाला है इसका, हेक्स। रूट वर्ड, पहले तो प्रीफिक्स पे जाते हैं, प्रीफिक्स पे क्या है, थर्ड पे अमीनो है, तो 3 अमीनो, फिर रूट वर्ड हेक्स, सफिक्स देख, और फिर प्राइमरी सफिक्स देखिए, डबल बॉन्ड है कहीं है, हेक्स 4 इन एंड 1 ओइक एसिड। तो ये इसका आपका नाम हो गया। क्लियर हुआ? वो देखिए टर्शियरी अमाइन, टर्मिनल्स पर कार्बन कंसीडर करते हैं और आपका जॉइंट्स पर,
दो इथाइल हैं एक मिथाइल है, तो आपको पता है सीधी सी बात, दो इथाइल में से एक इथाइल तो बनेगा आपका एल्केन, और एक इथाइल और मिथाइल ये दो बनेंगे आपके एल्काइल। पहले किसका नाम लिखेंगे एल्काइल में? इथाइल का अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। तो नाम क्या आने वाला है आपका? एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमाइन। क्लियर हो गए तीन एग्जांपल्स? थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे आपके एनसीईआरटी में काफी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आईयूपीएससी सीखना, लेकिन अगर एग्जाम में अगर आईयूपीएससी आएगी तो चांसेस है अमाइन की आए, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल फॉलो करती है। क्लियर हो गया आपको? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। एक और एग्जांपल करते हैं तो थोड़ा सा एरोमेटिक हो जाए, उसके बाद फिर प्रिपरेशन पे चलते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो उसका। करते हैं एक आईयूपीएससी का नाम भी करते हैं जो मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम के लिए। देखिए नाम आया हुआ है एग्जाम्स में, बेंजीन है, उस पर नाइट्रोजन है, और बाकी दोनों वैलेंसी पर आपका CH3 है। अब देखो नाइट्रोजन के साथ एक भी अमाइन नहीं, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन की एब्सेंस है तो इसका मतलब टर्शियरी अमाइंस हो गया। अगर यहाँ पर दोनों पर हाइड्रोजन होते तो उसका नाम सिंपली एनिलीन होता। तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कौन कर रहे हैं आपके? दो मिथाइल ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, ये छोटे ग्रुप हैं और मेन चेन में नहीं आ रहे, तो इनको एल्काइल बना लेते हैं, बाकी तो एनिलीन ही है। तो देखिए क्या नाम बन जाएगा इसका? एन एन डाई मिथाइल। तो एन की दोनों साइड चेन को हमने कंसीडर कर लिया नाम के अंदर, बाकी क्या है? ये पूरा एनिलीन है, एनिलीन। क्लियर एंड सिंपल। एरोमेटिक में मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा एग्जाम की, इस तरह का नाम आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल कराया आपको, ठीक है। बाकी बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। जो भी डाउट्स हो आप उनको डाल देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे हर एक बच्चे के, ठीक है। तो ये आपका साइड चेन में था, इसलिए एन डाई मिथाइल एनिलीन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। पहले रिएक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन में, वो पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ये आपके काफ़ी चीज़ें जिन्होंने अगर वो देखी हो कन्वर्जन वाली वीडियोस, तो आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी सारी प्रिपरेशंस पढ़ने में, ठीक है। फिर भी हम चलते हैं, कोशिश करते हैं कि जो नया बच्चा आया उसको भी सारी चीज़ सीखते हुए चले हो, यहाँ उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो करते हैं पहले प्रिपरेशन स्टार्ट। चल तो प्रिपरेशन में आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है, प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ऑफ अमाइंस, ठीक। प्रिपरेशन के अंदर फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अब थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, क्या ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? नहीं। कन्वर्जन में आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल आ सकती है, ठीक। कन्वर्जन की पार्ट में आ सकती है। तो यहाँ जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, दो रिएजेंट बेसिकली हम यूज करते हैं रिएक्शन कराने के लिए। एक तो Sn+HCl, दूसरा आपका हाइड्रोजन विद पैलेडियम, प्लेटिनम और निकेल। किसी को भी आप यूज कर सकते हो साथ में, ठीक है, हाइड्रोजन के। तो रिएक्शन क्या होगी? आप RnO2 है, नाइट्रो कंपाउंड है आपका, ठीक है, नाइट्रो मतलब NO2, उसकी रिएक्शन सपोज Sn+HCl से कराते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से मान लीजिए आप Sn+HCl से कराते हैं, तो आपको RnH2 मिलेगा। रिडक्शन का मतलब है क्या? बेसिकली हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल। और इस रिएक्शन में बेसिकली हो ही हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गए, ठीक है। रिएजेंट ये वो रिएजेंट है जो आपका रिएक्शन कराते हैं, ये आपने अभी पढ़ा होगा बेसिकली, लेकिन ये तो आपने काफी टाइम पढ़ा है। क्लियर हो गया? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हम वैसे
आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं तो CH3NO2 SN प्लस HCl, तो CH3NH2 फॉर्म करेगा। दूसरा रिएक्ट भी यूज कर लेते हैं, एरोमेटिक में यूज कर लेते हैं। ये आपका NO2 कंपाउंड यूज करते हैं, हाइड्रोजन और पैलेडियम, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एनिलीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एनिलीन। ठीक है, तो ये बेसिकली रिएक्शन थी आपकी फर्स्ट रिएक्शन। तो करते हैं दूसरी रिएक्शन इसके बाद, एक बार देख लीजिए इसको। दूसरी रिएक्शन जो हम करने वाले वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। ये रिएक्शन मुझे बहुत अच्छी लगती है। करते क्या हम इसमें, अमोनिफिकेशन करते हैं इसका। अमोनिफिकेशन मींस रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया एक बेसिक सा फंडा याद करो, एक H एक X बाहर निकालो, बाकी जो बचा उसको जोड़ते रहो। ठीक है, क्या ट्रिक है, एक H और एक X बाहर निकालो, बाहर निकालो और सब जोड़ दो। वैसे तो इसका मैकेनिज्म होता है, पढ़ना जरूरी भी है, लेकिन क्या एग्जाम्स में आएगा मैकेनिज्म लिखने को? नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाला। तो बेसिक सब एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो फटाफट करते हुए चलते हैं। देखिए RX अमोनिया सिलेक्शन कराते हैं इसकी। मैंने क्या कहा था, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन बाहर निकालो, क्या बन गया आपका, दो हाइड्रोजन प्राइमरी अमाइन। दोबारा इसका अमोनिफिकेशन कराओ, ठीक है, सॉरी दोबारा इसका RX सिलेक्शन कराओ, तो एक H और एक X फिर बाहर निकल जाएगा, तो RNHR बन गया सेकेंडरी अमाइन। एक और बार RX सिलेक्शन कराओ, एक H और एक X फिर रिमूव हो जाएगा और ये बन गया आपका टर्शरी अमाइन। है ना सिंपल। एक हाइड्रोजन एक हेलोजन बाहर निकालो और बाकी सबको जोड़ दो। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी कैसे जाना अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो कन्वर्जन में कितनी हेल्प मिलने वाली है इससे आपको भी पता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाता है इसके ऊपर, वो RX का ऑर्डर पूछ सकता है, कौन रिएक्शन फास्ट देता है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर हम पढ़ें, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू RX, सबसे फास्ट RI, देन RBR, देन RCl, देन RF। देखो बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है RI की एज कंपेयर टू RF, तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड ब्रेक करना उतना आसान होगा। ठीक है, क्योंकि हम खर गया ना यहाँ पे, हाइड्रोजन तो रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन से, तो R और X के बीच का बॉन्ड हटना तो जरूरी है ना, तो टूटेगा कौन जल्दी, जिसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है मॉलिक्यूल्स का, सॉरी एटम्स का, तो साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, तो वीकर बॉन्ड होता है, इजीली टूट जाता है, इसलिए RI सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। क्लियर हो गया। तो पढ़िए नेक्स्ट करते हैं नाइट्राइल कंपाउंड से, यानी साइनाइड कंपाउंड से, और आपका अमाइड से कैसे बनाते हैं। देखो हम क्या पढ़ने वाले, प्रिपरेशन ऑफ अमाइड। अरे ये रह गया, देखिए फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड फ्रॉम अमाइड्स, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कैसे बनाना है। ठीक है, सेम रिएजेंट यूज होता है, अब कौन सा एजेंट होता है और क्यों यूज होता है थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं उसके ऊपर। चलिए देखते हैं कैसे। नाइट्राइल्स RCN, मुझे इसको अमाइंस में कन्वर्ट करने के लिए कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं और नाइट्रोजन पे। हाइड्रोजन का एडिशन, रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए आपके पास रिएजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और जो लोग कन्वर्जन वाला वीडियो देख के आए ये रिएक्शन जानते हैं कैसे होने वाली है। तो RCH2 NH2, एग्जाम्पल समझे, CH3CN लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
तो CH3 CH2 and NH2। क्लियर हुआ प्रिपरेशन? अमाइड RCONH2। यहां पर भी आप देखो ऑक्सीजन रिमूव करना है, हाइड्रोजन ऐड करने, रिडक्शन लेने वाला है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है, बस ये डिफरेंस है। तो यहाँ आपको RCH2NH2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3CONH2 की रिएक्शन अगर आप कराते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो CH3CH2NH2 आपको फॉर्म होकर मिल जाएगा। सेम रिएजेंट है, इसलिए इनको एक साथ ही पढ़ लेते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो पढ़ते हैं, थोड़ा तेजी से पकड़ेंगे रिएक्शन को, क्योंकि हमको वन शॉट में खत्म करना है। लिखना पड़ता है बार बार, ठीक है, कैमरा जो है बहुत बड़ा, बहुत डायगोनल कवर नहीं कर पाता, तो इसलिए बार बार लिखना पड़ता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। चलिए करते हैं फटाफट से एक बार। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो बनाते हैं कैसे, पहले गैब्रियल थैलेमाइड, थैलेमाइड क्या होता है, वो कैसे बनता है, वो वहां से करता है, बिल्कुल ओरिजिन से रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो, अगर बेंजीन रिंग पे दो COH ग्रुप जुड़े हुए हों तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। पीएच साइलेंट होता है इसमें, थैलिक एसिड। इसके रिएक्शन हम क्या करवा रहे हैं, अमोनिया से करवाते हैं। NH2, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, इजी पड़ेगा, NH2 एंड NH2, दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हमने NH3 के, ठीक है। बैलेंस तो करते ही नहीं है ना ऑर्गेनिक की रिएक्शन, हम दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं यहाँ पर। समझे होता क्या यहाँ पर, यहाँ से OH और H रिमूव होगा, यहाँ से OH और H रिमूव होगा, तो आपके दो मॉलिक्यूल्स H2O के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ अभी तक इतना? तो यहाँ से आपको ये NH2 वहां उड़ जाएगा, CONH2। जब इसको हीट करते हैं टेम्परेचर पर, तो यहाँ से अमोनिया रिलीज हो जाती है, NH2 यहाँ से और एक हाइड्रोजन ऊपर से, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर से। तो क्या बनेगा कंपाउंड, नीचे यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा लंबा खींच के आते हैं चार्ट को, और यहाँ कंपाउंड बनाते हैं CONH, कंपाउंड बन गया, और ये थैलेमाइड होता है। इस कंपाउंड को हम बोल रहे हैं थैलेमाइड, और बेसिकली हमको थैलेमाइड में यहाँ से बनाना है, ठीक है। चलो बनाते हैं, इसके आगे क्या रिएक्शन है, बच्चों ने पढ़ रखी होगी, एग्जाम में काफी बार आ जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत, तो इसको बहुत फोकस होकर याद कर लेना, कैसे भी करके एग्जाम में आएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके आने की। तो पढ़ते हैं इसको। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं KOH से, तो H और OH H2O निकल जाएगा आपका, तो क्या बनने वाला है आपका CON-K+ और CO, ये कंपाउंड बन गया, एक तरह का सॉल्ट बन गया। अगर इसकी रिएक्शन में RX से कराता हूं तो आपको यहां से KX बाहर निकल जाएगा, ठीक है, हैलोजन को लेके मेटल बाहर निकल जाएगा, और यहाँ R जुड़ जाएगा आपका CONR, RN तो बन गया, बस दो हाइड्रोजन जोड़ना है आपको, फिर अमाइन से आपका मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गया? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, ठीक है। आप KOH भी ले सकते हैं, आपने K यहाँ लिया था, तो आप KOH ले लीजिए, KOH। तो देखिए जो ये प्रोडक्ट बनता है, अगर नहीं भी दिखाएंगे तो चल जाएगा। अब यहाँ से होगा क्या, कैसे समझना, आप समझिए, बहुत ध्यान समझिए इस बात को। आप ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ पर H उड़ता है, यहाँ पर H उड़ता है, और यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। इसका हम याद भी नहीं करते तो कोई चलेगा। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, RNH2, जो कि क्या है आपका प्राइमरी अमाइन। तो बहुत ध्यान रखना, ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे केवल एक प्राइमरी अमाइन बनेगा।
एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज गुड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस के फॉर्मेशन के लिए कौन सी रिएक्शन प्रेफर की जाए। तो यहाँ अच्छी है भाई, इससे और कोई कंपाउंड तो नहीं बनने वाला ना, तो हमें श्योरिटी है कि जो कंपाउंड बनेगा वो प्राइमरी बनेगा। तो गैब्रियल थैलेमाइड इज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म प्राइमरी अमाइंस। क्लियर हो गई ये बात। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी भी बोल रहा हूँ एग्जाम के लिए 2023 का क्वेश्चन हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके आने की। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ लेते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड। वैसे कन्वर्जन में पढ़ चुके हैं हम वो एक बार, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रिपरेशन के लास्ट सेक्शन में पढ़ते हैं। अभी बोल रहा हूं दोनों रिएक्शन गैब्रियल थैलेमाइड एंड हॉफमैन ब्रोमामाइड। जो वीडियो देख के आए कन्वर्जन वाले उनको हॉफमैन ब्रोमामाइड मोस्ट प्रोबेबली याद भी होगी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड तो ऐसी रिएक्शन है जो अमाइड से अमाइन बनाती है। तो अब स्पेशल बात क्या है इस रिएक्शन में, जो अमाइड बनता है वो 1 कार्बन लेस का बनता है, 1 कार्बन लेस, यानी जितने कार्बन का अमाइड होगा उससे एक कम कार्बन का बनता है, इसलिए हम इसको स्टेप डाउन मैकेनिज्म में भी यूज करते हैं। रिएजेंट जो यहाँ होता है वो होता है NaOH एंड Br2। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पढ़िए क्या है। CH3CONH2 ये अमाइड है, इसकी रिएक्शन अगर आप NaOH एंड Br2 से कराते हैं तो आपको एक कार्बन कम, ये जो CO वाला पोर्शन है वो हट जाएगा यहाँ से, तो CH3NH2। तो क्या मिल गया आपको, एक कार्बन कम का अमाइन। तो कन्वर्जन में कभी भी ऐसा स्टेप आए जहां पर आपको कार्बन डिक्रीज करने, तो हमने पहले भी पढ़ा, तो वह कौन सा स्टेप लगता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्लियर हो गया। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसी के साथ प्रिपरेशन खत्म हो गई। चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। बहुत ज्यादा नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर एक स्पेसिफिक कंपाउंड, एक स्पेसिफिक टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट से इसको नोट कर लो। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो आपका पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं। देखो सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर आपको करनी है। आपको पता है कार्बन जो होता है वो एक हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड्स बनाता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो आपका क्या इंक्रीज होने वाला, हाइड्रोफोबिक नेचर। तो बॉन्ड बनाना कार्बन से मुश्किल हो जाएगा, तो आपका सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। दूसरा वेक्टर हम बात करते हैं, टर्शियरी के अंदर आपका एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनने वाला हमारा वाटर से, ऐसा ही तो हुआ। और अगर हम बात करें सेकेंडरी की, तो वहां एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो वहां थोड़ी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्राइमरी अमाइंस की, तो वहां आपके पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। समझते हैं, देखो कैसे। अगर मैं तीनों को एक साथ लिख लेता हूं, H H एंड R प्राइमरी, सेकेंडरी के लिए R एंड H सेकेंडरी, और यहां पर तीनों पोजीशन पर आ आएगा ये टर्शरी। एक बार और लिख लेते हैं एक चीज और, बेंजीन पर NH2, देखो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, जो एरोमेटिक अमाइंस होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। रीजन लिख लेते हैं, लिख लेता हूं पहले तो, लीस्ट सॉल्युबिलिटी। रीजन, presence of large phenyl group
प्रेजेंस ऑफ लार्ज फिनाइल ग्रुप, जिसकी नेचर जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है बहुत ज्यादा, उसका हाइड्रेशन मुश्किल होता है, तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसके ध्यान रखना लीस्ट सॉल्युबल होता है। रीजन क्या है, जो फिनाइल ग्रुप C6H5 ग्रुप जो बचता है ना आपके पास की, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ रही है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, तो उसको तो लास्ट में रखेंगे ही रखेंगे हम। उसके अलावा बाकियों की देखते हैं, चेक करते हैं। यहां पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहां कितने बन सकते हैं, 1, और यहां 0। तो आप देखिए कितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वाटर के अंदर, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर हम ऑर्डर देखें सॉल्युबिलिटी का, तो वो क्या आएगा, टर्शियरी सबसे कम सॉल्युबल, फिर सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है सॉल्युबिलिटी का। अगर डिक्रीजिंग में हम लिखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और देन एरोमेटिक अमाइंस। क्लैरिफिकेशन हुआ इस बात का? तो ये हमारा ऑर्डर आ गया। ठीक है, चांसेस है क्वेश्चन आने की, फटाफट से इसे देख लो फिर आगे चलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आप बॉइलिंग पॉइंट के भी लगा सकते हो, बट जितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कंपाउंड उतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी सेम ऑर्डर है, अलग नहीं लिखा रहा हूँ। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी आपका सेम ऑर्डर आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, एलिफेटिक अमाइंस। क्लियर हो गया? तो बहुत ज्यादा में कुछ नहीं करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इतना इनफ है। अब आगे पढ़ रहे हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, जहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आप लिख के ले लीजिए मेरी बात, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस से गारंटीड क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक, फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर वही पढ़ते हैं। पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले फटाफट से आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है आपका। लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, इन एन प्रोपेन अमाइन, नॉर्मल लिखते हैं प्रोपेन अमाइन, एंड एन डाइमिथाइल मीथेन अमाइन, which is more soluble। और सेम क्वेश्चन आपका बॉइलिंग पॉइंट के लिए बन सकता है, which has more boiling point। तो पहले इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो प्रोपेन अमाइन, दैट मींस 3 कार्बन है और उसके पास NH2 है, एन डाइमिथाइल मीथेन अमाइन। अब देखो डाइमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है और एक इथेन है, सॉरी मीथेन है तीसरा भी। 3 कार्बन टर्शरी हो गया, यानी यहाँ पर तीनों पर कार्बन है, मिथाइल है तो एक ही कार्बन है। अब आप यहाँ देखो ये कंपाउंड कैसा है, प्राइमरी 2 हाइड्रोजन, एक भी नहीं है, टर्शरी 3 हाइड्रोजन। ऑर्डर पढ़ के आए हैं, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या पढ़ा था हमने अभी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्या आने वाला है, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी। क्यों, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 0 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने वाली है। क्लियर हो गई बात? इस तरह क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ऐसे बहुत डायरेक्ट नहीं आ जाता कि आप ऑर्डर लिखिए, लेकिन इस तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ के उस पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं कल या परसों में वो वीडियो डालने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद असाइनमेंट, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे लिंक में। ठीक है, फटाफट से इतना आप थ्योरी वाला वीडियो देखना। क्लियर हुआ? ऐसे देख लो, फिर बेसिसिटी ऑफ अमाइंस पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूं, टॉपिक।
नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, जो किसी बात की बेसिसिटी किस पर डिपेंड करती है एग्जाम में, मतलब केमिस्ट्री के अंदर जो आप पढ़ते हो आप OH वाला कॉन्सेप्ट, हाइड्रोक्साइड आयन वाला कॉन्सेप्ट अपने लगाओगे, बड़े हो रहे हो। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस के हिसाब से हम एसिड और बेस समझते हैं। जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो होता है आपका बेस, लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं लुईस एसिड। तो ध्यान रखना, अमाइंस की जो बेसिक नेचर है वो इस वजह से नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स तो बने हुए हैं, फिर भी उसके पास एक लोन पेयर रहता है, इसलिए वो बेसिक नेचर शो करता है। कैसे, आइए समझते हैं। अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं, NH3 H H और H, कैसे, और यहाँ पर लोन पेयर्स भी होते हैं। अब ये कैसे मैं पता है यहाँ लोन पेयर है या नहीं है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, तो 2 और 5, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 में से 1 2 3, 1 2 3, ये तो बॉन्डिंग में यूज हो गया। बचा हुआ क्या आपके पास, एक लोन पेयर। तो ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है डोनेट करने के लिए एक्स्ट्रा बचा हुआ, इसी की वजह से ये बेसिक नेचर शो करता है। अगर मैं तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 कार्बन भी लगा दूं तभी भी एक लोन पेयर बचा रहेगा ये वाला, इसलिए क्या शो करता है, बेसिक नेचर। अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, कैसे बनते हैं देखिए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई अमोनिया इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस। पहले इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। देखिए, अमोनिया के स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, एलिफेटिक अमाइंस की बात करते हैं। मैं प्राइमरी की बात करता हूं अभी, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी पे जाएंगे, और इसी क्वेश्चन के सॉल्व होने के साथ साथ आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस में बेसिसिटी का ऑर्डर भी मिल जाएगा एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए। देखो कैसे, यहाँ पर अगर आप देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एल्काइल ग्रुप अवेलेबल है। कौन सा ग्रुप है, एल्काइल। और आपको पता है एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होता है बेसिक नेचर भी उतनी ज्यादा होती है, बेसिक नेचर उतनी ज्यादा होती है। अब बच्चे डर गए, प्लस आई इफेक्ट क्या बता दिया, ये तो बहुत पुराना जीओसी का, हमें तो याद नहीं है। तो कैसे समझते हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन से कार्बन से ज्यादा होती है, यानी अगर हम लिखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन कार्बन, इससे क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसके पास पहले से एक लोन पेयर था, अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं तो वो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यानी कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, और ये नाइट्रोजन को, और वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, नाइट्रोजन को डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी और बढ़ गई नाइट्रोजन के ऊपर। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए होंगे उसकी बेसिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। वो आप देखो, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, प्लस आई ग्रुप नहीं है, इस वजह से इसकी बेसिक नेचर क्या होती है, कम होती है। यहाँ प्लस आई ग्रुप है तो उसकी ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी, टर्शियरी और प्राइमरी की बात करूं, प्राइमरी में आप देखिए NRH2, सेकेंडरी में देखिए R2NH, और टर्शियरी R3 और N, 3 एल्काइल ग्रुप्स, यानी यहां पर 3 ग्रुप ऐसे हैं जो 3 तरफ से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, यहां 2 तरफ से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, और यहां पर 1 तरफ से प्लस आई शो कर रहे हैं। जितना ज्यादा प्लस आई होता है बेसिक नेचर उतना ज्यादा। तो जो ऑर्डर आता है बेसिक नेचर का वो क्या आता है एलिफेटिक में, बेसिक नेचर का ऑर्डर टर्शियरी सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एंड देन अमोनिया। क्लियर हो गया ये ऑर्डर। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गारंटीड क्वेश्चन आएगा इस पे।
ठीक है, तो ये ऑर्डर आ गया आपका। रीजन क्या है, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, कम हो गया थोड़ा सा, यहाँ और कम हो गया, और यहाँ है ही नहीं, तो इस वजह से ये क्या हो गया आपका, सबसे लेस बेसिक होता है। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस के लिए। और दूसरा हमारा कौन सा पार्ट क्लियर हो गया कि इनके अंदर अमोनिया जो होता है लेस बेसिक क्यों होता है एलिफेटिक अमाइन से। दोनों पार्ट क्लियर हो गए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं जो हमारा बेसिक नेचर पर डिपेंड करता है। लिख लो फटाफट से। अच्छा, एक बहुत खास बात है जो बहुत सारे बुक्स में मेंशन नहीं है। अभी जो हम ऑर्डर पढ़ के आए थे, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन अमोनिया। चलो अमोनिया को भी अभी लीव कर देते हैं यहाँ से। ये होता है जब आपके कंपाउंड जो गैसियस फेस में हो और 90% प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन इसी से आएगा। लेकिन इफ वो एक्वस फेस से आ जाए तो वहां एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर देखा गया उल्टा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, अब क्या करें, तो ध्यान रखना गैसेस फेस के लिए टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और एक्वस फेस के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब उसके लिए एक चीज और बताई, क्या बताया गया वो देखते हैं। एक्वस फेस के अंदर इफ योर एल्काइल ग्रुप इज इथाइल, यहां एक एक्सेप्शन है, और इफ योर एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द नाइट्रोजन इज मिथाइल, उसके लिए क्या ऑर्डर आते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। यहां ऑर्डर आता है सेकेंडरी, टर्शरी एंड प्राइमरी। यहां ऑर्डर आता है सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी। मैंने तो ऐसे याद किया 231, 213, या फिर 2 तो है ही सामने, 3 और 1 में है, तो इथाइल और मिथाइल। एथ बड़ा है तो बड़े वाला पहले आएगा, और मैथ छोटा है तो छोटे वाला पहले आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये भी ध्यान रखना। चलो अब पढ़ते हैं बेसिसिटी। एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। एलिफेटिक अमाइन ज्यादा बेसिक होता है, एनिलीन कम बेसिक होता है। अब ऐसा क्यों होता है? अगर हम देखें अमोनिया के केस में, यहां पर किसी भी तरह का कॉन्जुगेशन नहीं है। क्या नहीं है यहां पर आपका? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन नहीं है, दैट मींस रेजोनेंस भी नहीं है। तो क्या ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहीं रोटेट करेंगे? बिल्कुल रोटेट नहीं करने वाले, वो हमेशा कहां रहेंगे? आपके नाइट्रोजन के पास ही रहेंगे। अब देखते हैं इन केस ऑफ एनिलीन क्या होता है। NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नेगेटिव सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन आ गया। कौन सा कॉन्जुगेशन है? नेगेटिव सिंगल डबल। इस कॉन्जुगेशन में कैसे रेजोनेंस करते हैं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। कैसे होगा? ये जो आपका लोन पेयर है वो बॉन्ड बनाएगा, और जो बॉन्ड है वो लोन पेयर बनाएगा। तो कैसे होगा? यहां पर देखिए, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, इसने बॉन्ड बनाया NH2, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया पॉजिटिव, और इसने यहां पर लोन पेयर बना दिया। अब नेगेटिव सिंगल डबल से वो लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनाएगा। तो प्लस चार्ज NH2 डबल बॉन्ड, यहां आपका बॉन्ड आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज। सेम यहां बॉन्ड बनाएगा, यहां लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज NH2 बेंजीन रिंग, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, या नेगेटिव चार्ज, ये यहां बॉन्ड बनाएगा और ये वापस इधर। तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये बन गया। आप देख रहे हो 5 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनी, 5 में से 3 के पास 19 स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डोनेट करने के लिए। अब एक कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस तो कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है बेंजीन को स्टेबलाइज करने के लिए। जब कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है देने के लिए। तो हम क्या रीजन लिखेंगे?
ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन, इसको लिख लेते हैं, ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ electrons on nitrogen atom in aniline because of resonance, and in that's why aniline is less basic than ammonia. इसके इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहे, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ है, रिंग के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, अमाइंस बेसिक नेचर शो इसलिए करते हैं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ तो है ही नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। जब लोन पेयर है ही नहीं तो लेस बेसिक हो गया, उससे ज्यादा कौन बेसिक हो गया, अमोनिया। तो अगर हम एक फाइनल ऑर्डर पढ़ें गैसियस फेस वाला, तो वो क्या आएगा, फाइनल फेस एलिफेटिक चलेगी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन अमोनिया, देन एनिलीन और एरोमेटिक अमाइंस। ये आपका ऑर्डर हो गया, फाइनल ऑर्डर। क्लियर हो गया, तो ये आपका ऑर्डर हो गया। तो हमारा बेसिक नेचर यहाँ पर खत्म हो गया। फटाफट से केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म। तो फाइनल चीज क्या रही है हमारी, अब बस आपका केमिकल प्रॉपर्टीज रह रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, जितना जरूरी है उतना पढ़ते हैं। कुछ रिएक्शंस आप कन्वर्जन वाले वीडियो में पढ़ चुके हो, तो जो पहले वीडियो देख के आया ना वाली, तो उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है उससे। तो हम क्या करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर हमारा अमाइंस वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक पार्ट बचता है डाइजोनियम सोल्ट, जो लगभग आपका 15 या 20 मिनट का है, ठीक है। तो उसको हमारे सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक। डाइजोनियम सोल्ट, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट अप नहीं होने वाले एग्जाम्स में, जितने क्वेश्चन होंगे वो हम वहीं कर लेंगे। वो 15 या 20 मिनट का लेक्चर बनेगा, वो बहुत सारा टाइम नहीं लेगा आपका, ठीक है। तो फटाफट से हम अमाइंस खत्म कर लेते हैं, पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण हिंदी में बोलते हैं, रासायनिक गुण। तो देखिए पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है आपकी, वो पढ़ने जा रहे हैं। क्या है रिएक्शन, पढ़ते हैं। रिएक्शन है कार्बल अमाइन रिएक्शन, आप शायद इसको कुछ और प्रोनाउंस करते होंगे, ठीक है। कार्बल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं, मैं तो यही प्रोनाउंस करता हूँ। तो देखिए क्या है कार्बल अमाइन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर आप अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और आपको एक बैड स्मेल्ड कंपाउंड मिलता है। और बैड स्मेल्ड कंपाउंड हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से होते हैं, आइसोसाइनाइड। कौन से होते हैं, आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स, इसको बोलते हैं कार्बल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, डायरेक्ट लिखने के लिए आ सकता है, कार्बल अमाइन लिखने के लिए आ सकता है आपको, और क्या पूछ सकता है आपको, ये पूछ सकता है कि कंपाउंड ए है, उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में कराने पर एक बैड स्मेल कंपाउंड सी मिलता है। तो आपसे पूछ सकता है ना कि वो ए क्या है और सी क्या है, तो आपको पता है बैड स्मेल कंपाउंड तो आइसोसाइनाइड है, ठीक है। और आइसोसाइनाइड केवल एक ही रिएक्शन में पढ़ा है अमाइंस में हमने, कौन सी रिएक्शन में, कार्बल अमाइन रिएक्शन में। तो इजी टू लर्न हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो आपकी कार्बल अमाइन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये क्या है, नाइट्रस एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है HNO2, और मैंने आपको कन्वर्जन में भी बताया था, डायरेक्ट HNO2 से रिएक्ट ना कराकर किससे कराते हैं, NaNO2 प्लस HCl। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होता है। क्या इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, अगर मैं एलिफेटिक अमाइंस लेता हूं
और उसकी रिएक्शन कराता हूँ NaNO2 प्लस HCl, तो वो पहले डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट होगा विच इज N2 प्लस एंड X माइनस, एक इंटरमीडिएट बनता है, इसको हम बोलते हैं डायजोनियम सोल्ट। बट एलिफेटिक अमाइंस जो डायजोनियम सोल्ट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और वो फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन एरोमेटिक के साथ करूं, एनिलीन के साथ करूं, तो क्या वहां भी सेम रिएक्शन होगी? थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पर जब NaNO2 से कराते हैं प्लस HCl के साथ, तो वहां भी डायजोनियम सोल्ट ही बनता है N2 प्लस X नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो होता है ये अनस्टेबल था, इसलिए अपने आप ही किसमें कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में। लेकिन ये एरोमेटिक बनता है तो ये बनता है स्टेबल। तो अगर इससे आपको अल्कोहल बनाना है यानी फिनॉल बनाना है, तो यहाँ पर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस, तब जाके वो फिनॉल में कन्वर्ट होगा। वो अपने आप क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि ये सोल्ट जो होता है एलिफेटिक अमाइंस अनस्टेबल होता है। ये डायजोनियम सोल्ट जो एरोमेटिक का बनता है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल से होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई एरोमेटिक डायजोनियम सोल्ट्स आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डायजोनियम सोल्ट्स। तो उसके लिए क्या रीजन होगा? सिंपली रीजन है रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर हो गया? एलिफेटिक अमाइन जो होते हैं वो अनस्टेबल सोल्ट बनाते हैं क्योंकि वहां रेजोनेंस नहीं है, और अगर रेजोनेंस नहीं है तो वो फर्दर कहां कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। लेकिन ये क्या बनाता है? स्टेबल सोल्ट बनाता है, क्योंकि इसका सोल्ट स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर हो गया? इतना याद रखिए आप, फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो हम पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने बहुत बार पढ़ लिया। क्या बनता है आपका? ऑर्थो और पहला वाला कंपाउंड बनता है फिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलोल्केन्स में भी हमने पढ़ा था ये वाला पार्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑर्थो और पहला वाला कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, इसमें पहला पार्ट जो है वो ब्रोमिनेशन है, और एनसीईआरटी केवल एक ही ब्रोमिनेशन मेंशन करती है। वैसे तो दो तरीके से पढ़ना चाहिए हमको, कि जब हम ब्रोमीन की एक्सेस में नहीं करा रहे हैं तो आपको एक कंपाउंड ऑर्थो वाला मिलेगा और एक पैरा वाला मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में केवल एक ही रिएक्शन मेंशन है। पहले हम दोनों लिख लेते हैं। NH2, अगर मैं इसकी रिएक्शन नॉर्मली Br2 से कराता हूं तो आपको दो कंपाउंड मिलने चाहिए, एक ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और एक मिलना चाहिए आपको पैरा ब्रोमो एनिलीन। और अगर आप इसकी एक्सेस में करवाते हो यानी ब्रोमीन की एक्सेस में करवाते हो तो उस कंडीशन पे आपको एक ही कंपाउंड मिलता है, यानी आपकी दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर ब्रोमो जाता है। नाम क्या है इसका? इस कंपाउंड का देखो, वो तो ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन है, वो मेजर है, ये माइनर है, सिमेट्री की वजह से मेजर होता है, पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या आएगा नाम? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। आपकी एनसीईआरटी में ये रिएक्शन मेंशन है। तो अगर आपका ब्रोमिनेशन करने के लिए आए ना एग्जाम्स के अंदर, तो वैसे तो ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में यही मेंशन है तो आप यही प्रोडक्ट बनाएंगे और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कंपाउंड बनाने के लिए आ सकता है। क्लियर हो गया? फटाफट से इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो नाइट्रेशन पढ़ने वाले हैं। नाइट्रेशन के लिए एक बहुत ज्यादा खास बात है, अभी तक जितने भी बार हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा तो आपको दो प्रोडक्ट मिला है, एक ऑर्थो और एक पैरा, या फिर एक ही कंपाउंड मिला है जिसमें 2,4,6 यानी दोनों ऑर्थो पोजीशन पर एक पैरा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया है। नाइट्रेशन ऑफ अमाइंस के लिए खास बात यह है कि यहाँ आपको मेटा प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा, ऑर्थो भी बनेगा, मेटा भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। खास बात क्या है? मेटा बनता है और अच्छी खासी अमाउंट में बनता है, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अमाइंस में भी केवल पहली बार ही हम ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जहां मेटा प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो क्यों बनता है उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है।
वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, जब नाइट्रेशन कराएंगे तो ऑर्थो भी बनेगा, मेटा भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। मेटा क्यों बनता है उसके लिए अभी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो रिएक्शन होती है नाइट्रेशन, वो आपकी 288 केल्विन के आसपास होती है। चलो पहले तो रिएजेंट लिखते हैं और रिएक्टेंट लिखते हैं। एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं और आप कराते हैं किससे? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन पहले लिख देते हैं हेडिंग, सॉरी। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 दोनों की प्रेजेंस में होता है। ये एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, रिएक्शन वो करता है आपका। अब यहाँ क्या होता है, तीनों कंपाउंड बनते हैं, ऑर्थो डायरेक्ट, ऑर्थो वाला भी, मेटा वाला भी और आपका पैरा वाला भी, यानी NH2 NO2 NO2 NH2 और ये NH2 एंड NO2। अब ये कंपाउंड आपका ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। और मेटा भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, अप्रॉक्स 45 to 47% के आसपास बन जाता है ये। अब क्यों बनता है? ये क्वेश्चन है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है। क्या क्वेश्चन कहना आता है कि ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन व्हाई द मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, रीजन क्या है कि मेटा प्रोडक्ट बन रहा है और अच्छे खासी क्वांटिटी में बन रहा है, तो उसके लिए रीजन क्या लिखते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, ड्यू टू द, ये होता क्यों है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन, अगर आप जब कंप्लीट कोर्सेज हम पढ़ते हैं, कराते हैं, तो वहां इसका मैकेनिज्म कराते हैं। तो मैकेनिज्म के अंदर एक आयन बनता है NH3+ और इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। और इसकी क्या बात है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, यानी आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पे भेजता है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन मेटा प्रोडक्ट इज formed because anilinium ion is meta directing group। तो ये एक क्वेश्चन इस पॉइंट पे बन के आ सकता है। क्लियर हो गई ये बात? साथ साथ पढ़ते चले ना, से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, वो हम कर रहे हैं। कन्वर्जन वाला पार्ट हम यहाँ नहीं करेंगे, हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप वहां से सारा देख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सल्फोनेशन। बहुत थोड़ा सा रह गया हमारा ये। देखिए सल्फोनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार, एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप। अब जब हम एनिलीन का कराते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है पैरासल्फोनिक एसिड एनिलीन, ठीक है, या पैरासल्फोनिक एसिड बेंजामाइन, ये आपको कंपाउंड मिलता है। इसके लिए एक खास बात है, यहाँ पर क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कंटिन्यूसली एक आयन के फॉर्मेशन में एक रिवर्सिबल प्रोसेस में फंसा रहता है। वो कंटिन्यूसली आयन में और आयन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है। तो उस आयन को कहते हैं, वो बनना, वो उसका बनना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो हम समझते हैं कैसे। देखिए आपके पास एनिलीन है, आप उसकी रिंग कराते हैं NH2 की, कंसंट्रेटेड H2SO4 से पहले एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, यहाँ पर NH3+ और HSO4-। अगर मैं इसको H+ और HSO4- के लिए लगा दूं तो ये H+ यहाँ जुड़ जाता है और HSO4- इधर एक आयनिक सॉल्ट बनता है। क्लियर हो गया? सॉरी आयनिक सॉल्ट बनता है आपका ये, और ये फर्दर हमारे फाइनल कंपाउंड
सल्फोनिक एसिड, पैरासल्फोनिक एसिड बेंजामाइन में कन्वर्ट होता है। और इसका जो हाइड्रोजन होता है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में होता है इस तरीके से, तो एक आयन का फॉर्मेशन चलता रहता है, ये NH3 प्लस और ये SO3 माइनस। इस आयन को बोलते हैं ज्विटर आयन, और ये कंटिन्यूसली कन्वर्जन चलता रहता है, ठीक है, इसको ज्विटर आयन बोलते हैं। तो एग्जाम में ज्विटर आयन आए तो आपको ये रेशियो लिखनी है और बताना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली एक आयन में कन्वर्ट होता रहता है और आयन से वापस प्रोडक्ट में, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। क्लियर हो गया ये? ठीक है, ज्विटर आयन का फॉर्मूला भी आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट है, ये एक टेस्ट की तरह भी काम होती है। रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिक क्लोराइड, बहुत इजी रिएक्शन है, कैसे होती है देखते हैं, देखने में बहुत खतरनाक लगती है। तो रिएक्शन हम पहले पढ़ते हैं प्राइमरी अमाइंस के लिए, NH2, और ये क्या होता है पढ़ते हैं, बेंजीन पे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और Cl लगा होता है, इसको बोलते हैं अराइल सल्फोनिक क्लोराइड। यहाँ कुछ नहीं होना, यहाँ से HCl रिमूव होगा और ये कंपाउंड बनेगा आपका RNH, और ये यहीं से ऐसे जुड़ जाएगा, S डबल बॉन्ड O और ये आपका बेंजीन। ठीक है, अगर सेकेंडरी अमाइंस के लिए हम रिएक्शन पढ़ते हैं, RNH Cl S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और बेंजीन, तो यहाँ भी सेम काम होने वाला है आपका, H और Cl बाहर निकल जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट RNR S डबल बॉन्ड O और बेंजीन। अब आते हैं टर्शियरी अमाइंस पे। यहाँ एक खास बात है, टर्शियरी अमाइंस से अगर हम देखें तो RNR प्लस Cl S डबल बॉन्ड O ये कंपाउंड है। अब यहाँ पर डोनेशन के लिए H तो है ही नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो ध्यान रखना, टर्शियरी अमाइन जो होती हैं वो अराइल सल्फोनिक क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करती। तो एक डिफरेंशिएशन मेथड हो गया प्राइमरी और टर्शियरी में, सेकेंडरी और टर्शियरी में। कभी आपको कोई कंपाउंड दे दे कि सेकेंडरी और टर्शियरी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम किससे रिएक्ट करा देंगे, अराइल सल्फोनिक क्लोराइड से। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी होगा तो रिएक्ट करेगा, और टर्शियरी होगा तो रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया फटाफट? चलो देख लो इसे फटाफट, फिर आगे चलते हैं। दो रिएक्शन और रह जाती है हमारी जो इसी तरह की हैं। एक तो हमें पढ़नी है असाइल क्लोराइड और एक पढ़नी है विद एनहाइड्राइड, दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं। देखिए RNH2 ये आपका अमाइन, इनके रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम पहले। असाइल हैलाइड, जिसे आप एसिड हैलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो RCOCl से रिएक्शन कराते हैं अगर हम RNH2 की, तो यहां से HCl रिमूव हो जाएगा, क्या मिलने वाला है आपको, RCONH और R, ये मिल गया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से HCl का रिमूव होगा और बाकी सब ऐसे ही जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर बात करें सेकेंडरी अमाइंस की, R ये HCl रिमूव होगा यहाँ से, RC डबल बॉन्ड O NR एंड R। टर्शियरी अमाइन से रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है उसके पास। बात करते हैं एनहाइड्राइड से,
एनहाइड्राइड कैसे रेट करते हैं, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। एनहाइड्राइड की बात करें, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ और आर, इसकी रचना आपको करानी है RnH2 से। तो कैसे होती है देखिए, आपको ध्यान रखना है यहाँ से एक हाइड्रोजन यूज होगा। कैसे यूज होगा, आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ से आपका RCOOH और दूसरा कंपाउंड क्या बनने वाला है RC डबल बॉन्ड O NH एंड R। तो ये कंपाउंड्स बनने वाले हैं आपके एनहाइड्राइड से और एसिड हैलाइड से। और यहीं तक हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गई है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और जितनी भी चीजें हों सारी आपको बहुत ध्यान से याद करनी पड़ेंगी। बहुत हमने छोटा किया है कि इंपॉर्टेंट रखें चीजों को, ज्यादा बहुत डेप्थ में ना पड़े, बहुत आराम से पढ़ा है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन सारी चीजें कवर की ऑलमोस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी। बाकी कन्वर्जन वाला पार्ट हमने नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, क्वेश्चंस भी हैं वहां पर जो एनसीईआरटी क्वेश्चन थे कराए हुए, तो उस वीडियो को देखिए। ठीक है, जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कल हम बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 2 वीडियो डाल देंगे। ठीक है, फॉर श्योर डाल देंगे। ठीक है, उस बारे में चिंता मत करो। और एक वीडियो और डालेंगे जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है और आपके जो असाइनमेंट्स हैं जो बनाए हुए हैं मैंने, आप एटलीस्ट उन्हें कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नहीं किया है ना एग्जाम्स में अभी तक, मैं कह रहा हूँ आपने आज तक बुक नहीं खोली हो, तो उन्हें कर लीजिएगा, उससे बाहर बहुत ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूँ 85 to 90% पेपर उन्हीं में से आएगा। ठीक है, आप वो सॉल्व कर लीजिएगा। चलो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।